नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम कराएंगे आपका निवेश का श्री गणेश। कुछ ऐसे आसान से नियम जो लगते बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप इनको वाकई अपना लें तो आपके लिए बड़े काम के साबित हो सकते हैं। जानेंगे आपके लिए कब, कैसे, कितना निवेश करना बिल्कुल सही रहेगा। सिंपल इन्वेस्टिंग के टिप्स आज हम आपको बताने वाले हैं। और हमारे साथ इसी में शामिल हैं दो खास मेहमान। स्वागत करते हैं एडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी एंड सीईओ राधिका गुप्ता और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनका हम स्वागत करें कीर्तन शाह का। कीर्तन है सीईओ त्रिवंत वेल्थ के। थैंक यू सो मच दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप दोनों को भी गणेशोत्सव, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस शो का भी शुभारंभ करते हैं। राधिका, सबसे पहले ये गणेश चतुर्थी या गणेशोत्सव को अगर हम समझे किसी एक नए काम की शुरुआत के लिए, तो निवेश के लिए खास तौर पर ये गणेशोत्सव आपके लिहाज से कितना खास है? आई थिंक सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून, और आपके सभी दर्शकों को, आप लोगों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक गणेश चतुर्थी पे हम कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। एंड आई थिंक निवेश में भी हम यही कह सकते हैं। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, निवेश कब से करना शुरू करना चाहिए। और मुझे लगता है कि निवेश जैसी चीज शुरू करने का हर दिन बहुत अच्छा होता है। ये तो उत्सव, महा उत्सव है। लेकिन निवेश आप जितनी जल्दी शुरू करें उतना बेटर है, क्योंकि दो रीजन है। एक तो जिसको हम बार बार कंपाउंडिंग की जर्नी कहते हैं, वो आप लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, निवेश का एक ऐसा सफर है, उसमें गलतियां करना भी जायज है। और जितनी जल्दी आप शुरू करें, कम कैपिटल पे गलतियां करेंगे, तो जब आपकी अर्निंग थोड़ी सी, इनकम, आमदनी थोड़ी बढ़ जाए, तो फिर गलतियां कम होने की गुंजाइश है। तो आई थिंक निवेश शुरू करने का तो कोई उत्सव बुरा उत्सव नहीं होता। तो जब जागो तभी सवेरा, या आज का ही दिन निवेश के लिए सही दिन है। और अगर एक खास उत्सव की आपको तलाशी थी तो चलिए आ भी गया गणेश उत्सव, यहीं से आप शुरुआत कर लीजिए। तो जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, हमारे मन में एक प्लानिंग होती है कि कैसे हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। कीर्तन, जरा बताइए, हम हर एक काम में कोई ना कोई रूल्स, कोई नियम या कोई एक डिसिप्लिन ढूंढते हैं। क्या कोई एक ऐसा नियम है निवेश का जिससे वाकई हमारी मुश्किलें निवेश के शुरुआती दौर में ही आसान हो जाए? आई थिंक देखिए, ऑप्शंस तो बहुत सारे, या थंब रूल्स जैसे हम फाइनेंस में कहते हैं, बहुत सारे। पर जैसे आपने शो के स्टार्ट में कहा कि इसे रियल लाइफ में अप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर आप देखिए पिछले 3-4 सालों में सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा चलती है लोगों की कि उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो वो इसे फायर नंबर कहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। आई थिंक ये एक बहुत ही चर्चित टॉपिक रहा है पिछले एटलीस्ट 3-4 सालों में, जहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारे निवेशक ये जानना चाहते हैं कि मैं अपना फायर नंबर कैसे अचीव करूँ, मैं कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नंबर अचीव करने से बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि शायद ये नंबर अचीव करने के बाद अगर आप रिटायर हो गए तो मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंस्टेड ऑफ इट बिकमिंग ईजी फॉर यू। पर अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें तो मैं जिस तरीके से निवेश करता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है अगर लोग अडॉप्ट कर पाए और उस तरीके से निवेश करें तो शायद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इजी हो जाएगा उनके लिए। तो मैं एक बड़ा सिंपल रूल यूज करता हूं जिसे मैं 30-30-40 कहता हूं। तो करता ये हूं कि मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपए है, तो आप कोशिश कीजिए कि 60 रुपए का खर्चा करें और 40 रुपया आप सेव कर पाए। क्योंकि देखिए, अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है जल्दी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करना पड़ेगा और कम से कम खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर आप जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। तो अगर इस 60 रुपए को अगर आप ब्रेक डाउन कर दे कि मैं 30 रुपया घर के खर्चों में और मेरे लाइफस्टाइल में यूज करूंगा और 30 रुपया ईएमआई में रखूंगा और 40 रुपया सेव करने की कोशिश करूंगा, तो बेसिक मैथ ये कहता है कि आप शायद 15 साल में या 180 महीने में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। पर मैं ये मैथ शेयर करूं उसके पहले
डिस्क्लेमर, ये जितना ईज़ी लग रहा है उतना आसान नहीं है कर पाना। मान लीजिए आप लाख रुपए की अगर आप इनकम जनरेट करते हो साल में, महीने में, तो इस रूल के हिसाब से आपको 30,000 रुपए आपके लिविंग एक्सपेंसेस में, लाइफ़स्टाइल में खर्चा करना है। कोशिश कीजिए 30,000 से ज़्यादा की आपकी ईएमआई ना हो और 40,000 आप महीने का सेव कर पाएँ। अगर आप ये कर पाएँगे, तो आपका 30,000 रुपए का जो लाइफ़स्टाइल एक्सपेंस है, वो 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से तकरीबन 8,60,000 रुपया हो जाएगा साल का, आज से 15 साल बाद। और 40,000 रुपया जो आप महीने का इन्वेस्ट कर रहे हो, वो 12% की कंपाउंडिंग के हिसाब से 15 साल में तकरीबन 1,90,00,000 रुपया हो जाएगा। तो अगर 15 साल बाद आपके पास 1,90,00,000 है और आपका लिविंग एक्सपेंस साल का 8,62,000 है, तो 4.5% पे भी अगर आपका 1.9 करोड़ रुपीस ग्रो हो रहा है, तो आपको साल का 8.6 मिलता रहेगा। और क्योंकि आप शायद इससे ज़्यादा पैसा कमा पाओगे 1.9 करोड़ पे, तो वो इन्फ्लेशन भी टेक केयर कर लेगा। पर ये जितना लग रहा है उतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन हमारा काम ही है आसान करना, आपके लिए सिंप्लीफाई करना फाइनेंशियल टर्म्स को, फाइनेंस को, पर्सनल फाइनेंस को। इसलिए हमारे साथ आज दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं। और राधिका, आपसे बेहतर ये कौन जान सकता है जो काम आपने किया है टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने का। हम तो आपके बहुत सारे कोट्स, आपकी बुक्स पढ़ते रहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हासिल करें। यहाँ पर कीर्तन एक रूल की बात की, लेकिन एक रूल की आप भी बात करती हैं कि एज के हिसाब से आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जो फॉर्मूला है वेल्थ क्रिएशन का, इट कम्स विद द एज। ज़रा ये गोल्डन फॉर्मूला बताइए अब। एक्चुअली ये सेविंग्स का एक फॉर्मूला है एंड इट इज इंस्पायर्ड, एक्चुअली आई कंप्लीटली अग्री विद व्हाट कीर्तन सेड कि इवेंचुअली आपको अपनी जो पोस्ट टैक्स इनकम है उसमें से एक अच्छी अमाउंट को सेव करना पड़ेगा अगर आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फायर, जो भी आप उसे कह लीजिए। परेशानी ये होती है कि जब मैं यंग लोगों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि यार हमसे तो सेविंग शुरू ही नहीं हो पाती, और वो ना शुरू करने की वजह से कभी वो आराम भी नहीं करते निवेश के सवाल का। एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर जब मैं एक यंग लड़की थी, काम करना शुरू किया था, तो आमतौर से आपके एजुकेशन लोन्स होते हैं वो उतर जाते हैं, और फिर आजकल के सोशल मीडिया ड्रिवन दौर में इतनी नीड्स होती हैं कि ये कॉन्सर्ट में चले जाएं और ये ट्रिप पे चले जाएं और ये फोन खरीद लें। तो इसलिए हमने एक फॉर्मूला मैंगो मिलियनेयर किताब में डाला था विच वाज कॉल्ड 10-30-50। एंड वी सेड कि जब आप 25 साल की उम्र के हैं या 20s में हैं तो आप सिर्फ 10% सेव करने की कोशिश करिए। अब 10% बहुत लोगों को बहुत कम लगता होगा, इट इज एक्चुअली नॉट अबाउट द अमाउंट। आदत बहुत जरूरी है कि आप कोई भी अमाउंट, मैं तो कहती हूँ आप 10 में से 5 भी कर लीजिए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करना शुरू करिए। वो जो हैबिट है ना पोस्ट टैक्स इनकम को सेव करने की, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो खर्चे तो सबके अनगिनत होते हैं। जब आप 30 साल के हो जाते हैं, 30s में हो जाते हैं, तो अगेन मूविंग टुवर्ड्स व्हाट कीर्तन सेड, then you have to start saving 30% of your income at least, because things get serious. You know, आप घर खरीदना चाहेंगे, शादी करना चाहेंगे, all these things will start to happen and income will go up. तो आपको 30% का savings target डालना पड़ेगा। And then once you move into your 40s, I think this is when आपकी income भी peak पे हो जाती है और जरूरतें भी और रिटायरमेंट की तरफ भी आपको सोचना पड़ता है। तो then you start saving 50% of your income. So in your 20s 10% saving, in your 30s 30% saving, in your 40s 50% saving, 10-30-50. If you can do better than this, nothing like it. लेकिन इतना तो आपको करना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत ही आसान है ये 10-30-50 का नियम। एज वाइज आप कैसे अपने इनकम को मैनेज कर सकते हैं, अपनी बजटिंग को मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान भाषा में बताया राधिका ने। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सवाल आजकल जो जितने भी इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं बाजार को ध्यान में रखते हुए, हम रूल्स की भी बात करें, इन्वेस्टमेंट की भी बात करें, एसेट एलोकेशन की भी हम बात कर रहे हैं। गोल्ड जो चमक रहा है, इक्विटी में जो वॉलेटिलिटी है, हर कोई इसका फ़ायदा उठाना चाहता है। तो कीर्तन ज़रा बताइए, ये गोल्ड और इक्विटी के जो दो हमारे पास ऑप्शंस है, पलड़ा किसका भारी है? अभी इन्वेस्टर्स को कहाँ जाना चाहिए?
स्वाति जी, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट को तो टाइम बड़े-बड़े दिग्गज नहीं कर पाए, मैं तो शायद ही कर पाऊँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर जो प्रोबेबली ये शो देख रहे हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि एसेट एलोकेशन उनकी इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग द मार्केट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये हर बार कहता हूँ कि कोई भी जब मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है, उसे 2 लेग टाइम करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ़ आज पैसा कहाँ लगाऊँ, पर पैसा निकालूँ कब? क्योंकि अगर आप पैसा निकाल भी नहीं पाओगे टाइम पे, तो एवरेजिंग में आपका आउटपुट वही निकलेगा। तो मार्केट टाइमिंग बड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो एसेट एलोकेशन पे फ़ोकस रखने की सलाह दूँगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, तो आप 70% पैसा इक्विटी में, 20% गोल्ड में और 10% फिक्स्ड इनकम में रखें, तो ये एसेट एलोकेशन मेरे हिसाब से रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको फ्रॉम अ रिस्क एडजस्टेड स्टैंड पॉइंट दे सकता है ओवर 8-10 ईयर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड के बारे में लोग आज इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि क्योंकि पिछले 2-3 सालों में गोल्ड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। पर अगर मैं पिछले 25 सालों की भी बात करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड की एवरेज सीएजीआर इक्विटी जितनी है 12-13% पे, पर गोल्ड की वॉलेटिलिटी इक्विटी से बहुत ज्यादा कम है। ऑफ कोर्स आर्गुमेंट ये है कि पिछले 2-3 सालों में गोल्ड ने बहुत अच्छा कर दिया, इसलिए शायद ये नंबर्स इतने अच्छे लग रहे हैं। पर अगर आप इक्विटी में से भी 2-3 अच्छे साल निकाल देंगे, तो उसका भी परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज वैसा ही हो जाएगा जो आर्गुमेंट हम गोल्ड के लिए कर रहे हैं। पर गोल्ड की बहुत खासियत ये है कि अगर आप पिछले 25 साल का भी डेटा देखो, शायद 2 ही साल है, 2013 जहाँ पर गोल्ड तकरीबन 19% नीचे था, और 2015 शायद जहाँ पर 4.7% नीचे था। बाकी के 23 सालों में, 25 सालों में से गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है लो वॉलेटिलिटी के साथ। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है पोर्टफोलियो में सॉल्व करता है, जो है नियर टर्म बैलेंसिंग का। जब इक्विटीज गिरते हैं, तो शायद मार्केट पोजीशनिंग और मैक्रोस की वजह से गोल्ड थोड़ा सा पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी ला देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। एसेट एलोकेशन पे फोकस कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है लंबे समय में। मार्केट को टाइम करने में मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा फायदा हो पाएगा, क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे। एब्सोल्युटली। एसेट एलोकेशन की क्योंकि बात की कीर्तन ने, तो ये एसेट एलोकेशन की थाली होनी कैसी चाहिए, इस पर हम लेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। देखते रहिए हमारे खास गणेशोत्सव का मणि गुरु कार्यक्रम। तो कर रहे हैं आज निवेश का श्री गणेश। हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं। एडलवाइस म्यूचुअल फंड के एमडी CEO राधिका गुप्ता से बात कर रहे हैं। त्रिवंत वेल्थ के कीर्तन शाह से हमारी खास बातचीत चल रही है। राधिका, हर कोई ये पूछता है कि एसेट एलोकेशन का सही फॉर्मूला क्या है, तो अगर एसेट एलोकेशन एक थाली है, तो वो थाली हो कैसी? आई थिंक जैसे कीर्तन ने कहा, आमतौर से हम लोगों की कोशिश क्या रहती है कि अभी इक्विटी ने अच्छा किया, इक्विटी ले लेते हैं, अभी गोल्ड ने अच्छा किया, गोल्ड ले लेते हैं। एंड मुझे लगता है जैसे कि उन्होंने कहा, मार्केट टाइमिंग ना अच्छों के लिए करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, लोग बहुत डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं और डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे 30-40 फंड इक्विटी के ले लेते हैं। तो एसेट एलोकेशन बहुत भारी शब्द है, लेकिन एज आई सेड, हम तो इसको थाली की तरह देखते हैं कि जब आप एक डाइट बनाते हैं, तो उसमें आप अलग अलग चीजें डालते हैं। अब कोई ये नहीं कहता कि डाइट में सिर्फ दाल और चावल और आलू होगा, क्योंकि आप कहोगे ये तो सिर्फ कार्ब वाली डाइट है, इसमें प्रोटीन कहाँ है, इसमें फैट कहाँ है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स आपकी थाली में होना जरूरी है। मेरे हिसाब से वो कंपोनेंट्स क्या हैं? डोमेस्टिक इक्विटीज जिसमें लार्ज कैप और मिड कैप का मिश्रण होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। गोल्ड और सिल्वर का मिश्रण होना चाहिए, मिनिमम गोल्ड तो होना ही चाहिए पोर्टफोलियो में, गोल्ड और सिल्वर। फिक्स्ड इनकम किसी मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी एसेट की आपको जरूरत है, और बुरे वक्त में अगर आपको पैसे निकालने हैं तो ये एक एसेट है जो वॉलेटाइल नहीं है, तो ये फिक्स्ड इनकम होना चाहिए। ये 3 थाली के बेसिक कंपोनेंट हैं। इट इज लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। उसके ऊपर आपको जो भी डालना है, इंटरनेशनल फंड डालना है, रीट डालना है, ये सारा पापड़ चटनी पिकल है। अब कितनी मात्रा में क्या होना चाहिए, आई थिंक ये 2 चीजें डिसाइड करती हैं। सबसे पहले तो आपके गोल्स कैसे हैं। अगर आपके गोल्स
लॉन्ग टर्म ज्यादा है तो आप इक्विटी ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके गोल्स में शॉर्ट टर्म गोल्स बहुत present है, तो then you will need more components of fixed income, hybrid funds, things that are less volatile. तो आपको goals और time horizon के हिसाब से देखना चाहिए। दूसरा, आपको अपनी बॉडी देखनी पड़ेगी, बिकॉज डाइट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बॉडी। नाउ आई नो मेनी पीपल जो कहते हैं मेरा तो 10 साल का टाइम होराइजन है, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें पूरा इक्विटी में होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जब पोर्टफोलियोज आती है 10% गिरता है ना, नर्वस हो जाते हैं। 20% गिरता है तो रात को सो नहीं पाते। तो ये आपकी रिस्क एपेटाइट है, आपकी कितनी रिस्क लेने की क्षमता है, और ये बहुत पर्सनल होता है। And in the book, of course, we've given tables to explain this. But one, you have to have equity, gold, and debt in your portfolio. And secondly, the quantity depends on your length of investing or your goals and your risk appetite. एब्सोल्युटली। तो आप एसेट एलोकेशन बिल्कुल सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के तहत रखें। ये हमेशा से एक अचूक मंत्र रहा है राधिका का, जो उन्होंने हमेशा से कहा है अपनी बातों में भी और अपनी किताब में भी। मैं कीर्तन आपसे जानना चाहती हूँ, अब जिस तरीके से माहौल बन रहा है, मौके बन रहे हैं, फेस्टिव सीजन आ चुका है, रेट कट्स का दौर है, जीएसटी कम हो गए हैं, अब ऐसे में बताइए, अब जिन लोगों के मन में एक ख्वाब है कि अपना घर हो, क्योंकि कई लोगों को अपने घर की आस है, तो क्या घर खरीदने का ये सही समय है? क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए? क्या अभी प्लंज लिया जाए टू बाय अ न्यू हाउस? देखिए, यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे तो खतरा हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। जैसे आपने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है एग्जैक्टली उस तरीके से कि रियल एस्टेट इंडिया में सबसे बड़ा एक ड्रीम है जो हर किसी को अचीव करना है, राइट? पर ये ड्रीम को अचीव करने में बहुत सारे लोग जल्दबाजी कर जाते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मान लीजिए, अगर आप बहुत ही नए हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, 2-3 साल हुए आपको जॉब किए और आप घर लेने का सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और शायद रिस्क टेकिंग एपेटाइट को किल कर जाएँगे, क्योंकि आप अगर 2-3-5 साल काम करने के बाद तुरंत घर ले लेंगे, तो शायद 70-80% आपके सैलरी का आपका ईएमआई हो जाएगा। शायद आप अगर बॉम्बे में रहते और आपको गुड़गाँव में जॉब मिली, तो आप शायद वहाँ मूव नहीं कर पाएँगे। आपको एक स्टार्टअप आइडिया है, आप वो नहीं कर पाएँगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी घर लेना शायद आपकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट को किल कर सकता है, राइट? आपकी लाइफ़स्टाइल को किल कर सकता है, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा लाइफ़स्टाइल पे खर्चा करने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ़ में सिर्फ सेविंग्स कर कोई मतलब नहीं है, आपको थोड़ा-सा पैसा एन्जॉय भी करना चाहिए। तो मैं तो जनरली ये सलाह देता हूँ, और मैंने खुद ने ये किया है कि आप जैसे ही काम करना शुरू करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा एसआईपी कीजिए। आप एसआईपी करते-करते शायद एक एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपके पास 35-40% जितना पैसा हो जाएगा घर खरीदने की वैल्यू का। तो घर मान लीजिए 1 करोड़ का है और आपके पास 35-40 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा, तब आप घर लीजिए। क्योंकि जब आप ये पैसों से डाउन पेमेंट करेंगे ना, तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा हद तक सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपने शायद 10-15 साल नौकरी में निकाल दिए होंगे, आपकी सैलरी बढ़ गई होगी। अब आप अगर ईएमआई लेंगे 30-40% पैसा भरने के बाद, तो आपकी ईएमआई भी कम होगी और एज़ अ परसेंटेज ऑफ योर इंक्रीज़ सैलरी वो शायद 30-40% हो जाएगा, तो आपको लाइफ़स्टाइल पे भी झटका नहीं लगेगा। और 10-12-15 साल में तो शायद आप करियर वाइज़ काफ़ी सेटल हो गए होंगे, तो वो आपकी मोबिलिटी भी किल नहीं करेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप काम शुरू करें, पहले पैसा सेव करें, 30-35-40% पैसा बना लें घर की डाउन पेमेंट करने का, और फिर घर लीजिए। ये सबसे ऑप्टिमम तरीका है आपकी लाइफ़स्टाइल, आपके करियर और आपकी मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी को किल नहीं करने का। तो एंजॉय करें, घर का सपना भी पूरा करें, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ जो एक सही तरीका और स्टेप्स बताए हैं कीर्तन ने। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वर्ग है राधिका, उन पर बात करना बेहद ज़रूरी है, जिनसे आप आती हैं, मैं आती हूँ और हमारी जैसी करोड़ों महिलाएं हैं। जो महिलाओं की पार्टिसिपेशन है राधिका फाइनेंशियल मार्केट में, वो उतनी नहीं है, आप भी वो मानती होंगी। कैसे इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं? एमफी अपनी तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव ज़रूर ले रही हैं, लेकिन आगे आने वाले 5 साल आप महिलाओं के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसे देखती हैं?
सो ये तो आई थिंक ये मुद्दा बहुत जरूरी है, लेकिन द गुड न्यूज इज अगर आप इंडिया में जाके देखें, हालांकि हमारे एस्पिरेशंस महिलाओं के लिए, महिलाओं के निवेश के लिए बहुत बड़े हैं, प्रोग्रेस तो हुई है। अगर आप देखें विमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 27% से 40% तक पहुंच गई है। जो नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, जो नए म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं, इनमें विमेन पार्टिसिपेशन, खासकर यंग विमेन की मात्रा की बढ़ रही है। इन आर ओन एएमसी एक्चुअली एंड इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा होगा, 30% से ज्यादा फोलियोज अभी या कस्टमर बेस विमेन के हैं, और वो बढ़ रहे हैं। एंड आई थिंक एक जो युवा पीढ़ी है हमारी लड़कियों की, वो बहुत एस्पिरेशनल है, उनको फाइनेंस एक्सेसिबल भी है, और वो जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। आई थिंक करना क्या चाहिए, हमने प्रोडक्ट सारे बना दिए हैं, एक्सेस सारा हो गया है, सरकार से भी सब कुछ को कोशिश करना है। आई थिंक म्यूचुअल फंड को ना, और फाइनेंशियल मार्केट्स और ये जो भाषा है, ये बहुत लोगों को बहुत टेक्निकल लगती है। मैंने तो अपनी किताब के रिव्यूज और जो रीडर्स मेरे को लिख रहे हैं उसी से पढ़ के सीखा है कि ये जो मनी की भाषा है, इसको बहुत सरल तरीके में सिखाना है। ऑलमोस्ट मेकिंग इट एज इजी टू कुक और टू डू एनीथिंग एल्स दैट वी डू। तो मनी की भाषा को बहुत सरल तरीके से सिखाना है। आज इतने फंड्स हैं, इतने जार्गन है, लेकिन कैसे हम इसे सिंप्लीफाई करके ऑलमोस्ट कुक बुक फॉर्मेट में अगर बता सकें, वी विल बी एबल टू रीच आउट टू मेनी मेनी मोर women, बिकॉज द बिगेस्ट impediment टुडे अनफॉर्चुनेटली इज जस्ट कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। तो बहुत आसान भाषा में महिलाओं को फाइनेंशियल टर्म्स समझाने की ज़रूरत है और महिलाओं को खुद भी एक लीड लेने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स घर में। और जैसा बताया राधिका ने, जो यंग महिलाएं हैं वो ऑलरेडी इसमें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। मैं अंत में कीर्तन आपसे ही जानना चाहूँगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट हम सबका लाइफ गोल होता है रिटायरमेंट का। क्या रिटायरमेंट के लिए अभी भी जो आजकल की पीढ़ी है वो सीरियस है? क्या उनका जो सोचने का नज़रिया है टुवर्ड्स रिटायरमेंट या रिटायर्ड लाइफ वो बदल गया है? और एक जो सुकून भरा रिटायरमेंट, जो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट है, उसको कैसे हासिल किया जा सकता है? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि अनलाइक वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी है, इंडिया में तो नहीं है। तो लोग ये स्पेसिफिकली द यंगर ऑडियंस, इनको ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके पास शायद, मान लीजिए ग्रेजुएशन जो 21 साल पे होती है, वहाँ से वो जॉब करना शुरू करेंगे और 60 साल जहाँ पर रिटायर होना है, उनके पास 40 साल का समय है शायद 80 साल की या 70 साल की प्लानिंग करने के लिए। क्योंकि 60 साल के बाद तो उनको कोई एक्टिव इनकम नहीं आने वाली, पर अगर वो 80, 85, 90 जो भी नंबर है वहाँ तक जिएँगे, तो उनको 21 से 60 के बीच में ना सिर्फ उनके 21 और 60 के बीच वाले गोल्स, पर 60 से 80 या 85 वाला गोल भी अचीव करना है। तो समय उनके पास कम है, पर उनके लिए ज़्यादा गोल्स और ज़्यादा समय की प्लानिंग ज़रूरी है। तो ये जब तक नहीं समझेंगे, थोड़ी-सी सीरियसनेस लैक करेगी, क्योंकि सोशल मीडिया एज में, जैसे राधिका जी ने भी कहा, तो एस्पिरेशंस बहुत सारी है, खर्चा बहुत सारा करना है और समय और कमाने का मौका बहुत कम है। देखिए, कौन सा नंबर किसके लिए कितना रेलेवेंट है, ये तो बहुत ही पर्सनलाइज़ है, पर अगर मुझे आपको फिर भी एक थंब रूल देना है, तो मैं ये कहूँगा कि मान लीजिए अगर आप 50 साल पे रिटायर हो रहे हैं और आपको 80 साल तक की प्लानिंग करनी है, तो 50वें साल पे आपका जितना खर्चा है इंटू 30, क्योंकि आपको और 30 साल की प्लानिंग करनी है, एटलीस्ट उतना पैसा तो आपके पास होना चाहिए। थोड़ा सा मैथ में डालकर बताता हूँ, मान लीजिए 50 साल की एज पे अगर आपका 12 लाख रुपए का खर्चा है साल का, तो 12 लाख इंटू 30, राइट, तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपया तो आपके पास होना चाहिए, तब आप सोचिए रिटायरमेंट का। क्योंकि अगर मैं 3 करोड़ 60 लाख रुपए में से 12 लाख रुपए कमाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे सिर्फ 3.3% चाहिए, जो मुझे ऐसा लग रहा है शायद बहुत इजीली पॉसिबल है। और उसके ऊपर जो भी पैसा बचेगा ना, वो पैसा इन्फ्लेशन एडजस्ट करने में चला जाएगा पिछले अगले 30 सालों के लिए। तो थंब रूल बड़ा सिंपल है, आप जब भी रिटायर होना चाहिए, उस साल आपके पास जितना खर्चा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप जितने साल और की प्लानिंग करना चाहते हैं उतना बेयर मिनिमम होना चाहिए, आप रिटायरमेंट का सोचे उसके पहले। बिल्कुल। तो रिटायरमेंट के लिए भी एक फॉर्मूला कीर्तन ने बताया, जिससे आप एक इंडिपेंडेंट, सुकून भरा एक रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं। और भी कई चीज़ों पे हमारी आज बात हुई है। राधिका,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कीर्तन, आपका भी धन्यवाद करेंगे आज हमारे साथ इस बेहद ही खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और मायने आपने समझाया कि एक्चुअली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फिर अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कैसे बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं निवेश का। श्री गणेश, बहुत धन्यवाद। मनी गुरु में इस कार्यक्रम में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस। दर्शन मेरा मन रमता